बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमने एक चैनल बनाया है जिसमें हम जो 9th क्लास के बच्चे हैं और 10th क्लास के बच्चे हैं और आगे जाके हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आज हम 9th क्लास से शुरू करने लगे हैं। तो 9th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.1 आज हम सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसके हमने ऑर्डर फाइंड करना है। हमेशा याद रखिए कि ऑर्डर क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक साइड पे हम सॉल्व करेंगे, एक साइड पे हम उसके ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या ट्रिक्स इसमें यूज़ करने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो ट्रिक याद होगा तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या होता है, आपको सबसे पहले जो एक चीज़ याद रखनी है ऑर्डर को करने से पहले वो है रोज़ एंड कॉलम्स। तो हमें रोज़ और कॉलम्स का पता होना चाहिए, रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स। तो जो रोज़ होती हैं हमेशा याद रखें, उर्दू में इसका कहते हैं कतार। तो ये एक मैट्रिक्स का साइन है, इसके अंदर कुछ क्वांटिटीज़ पड़ी हुई हैं, कुछ एंट्रीज पड़ी हुई हैं। जिस तरह मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 और इसको हम एक नाम दे लेते हैं ए। तो इसमें अगर आप गौर करें तो देखें कि रोज़ क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है इसमें जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं इनको रोज़ कहते हैं, और जो सीधी लाइनें होती हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कॉलम्स कहते हैं। ठीक है। तो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है, जो मैं आज लिखने लगा हूँ वो है RC। CR नहीं करना, CR नहीं करना, RC। तो इसका मतलब क्या होता है, RC। सबसे पहले आपने देखना है रोज़ कितनी है, उसके बाद देखना है कॉलम्स कितने हैं। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेंगे तो ये ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सवाल को लेता हूँ तो इसमें 1 2 3 गिनना नहीं है, मैंने देखना रोज़ कितनी है, लाइनें कितनी हैं। तो 1 2 इसमें 2 रोज़ हैं और 1 2 3 इसमें कॉलम है। तो फार्मूला के लिए ऐसे देखें तो सबसे पहले मुझे रोज़ लिखनी है, फिर कॉलम्स लिखने हैं। तो रोज़ मैं लिखता हूँ इसकी हैं, सबसे पहले मैं लिखूँगा ऑर्डर ऑफ ए। सबसे पहले रोज़ तो 2 रोज़ हैं और फिर उसके बाद कॉलम तो 1 2 3 कॉलम है इसमें। तो इसका ऑर्डर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये सारी कहानी थी ऑर्डर की। तो आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करके ये सारे सवाल हल कर सकते हैं। अगर मैं इसको बुक के ऊपर ही करता हूँ तो बुक के ऊपर ही जब मैं करूँगा तो आप देख लीजिए 2 रोज़ 2 ही कॉलम। तो ऑर्डर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल। और बी में देखें ऑर्डर ऑफ बी वो आप लिखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे इसका भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। इसमें कितने हैं, अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखें इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम इसमें 2 है। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हम आसानी से लिख सकते हैं कि 1 रो एंड 2 कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइन बनी हो, एक ही एंट्री हो तो वो भी कॉलम ही होता है। ठीक है। उसके बाद डी में आ जाएं, कितनी रोज़ हैं 1 2 3, कॉलम 1 ही है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसमें 1 2 3 रोज़ 1 2 3 ही कॉलम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर देख लें 1 2 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन 2 में देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन से दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल होने के लिए 2 शर्तें, वो शर्तें आप हमेशा याद रखें तो किसी भी किस्म का सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, क्वेश्चन 2
कौन कौन से इक्वल हैं। तो मैंने कहा है दो शर्तें हैं। तो सबसे पहली जो शर्त है उसकी वो ये है कि दो जो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं वो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों की एंट्रीज सेम होनी चाहिए। ऑल एंट्रीज शुड बी सेम। तो इसका ट्रिक से हमने याद रखना हो तो ऑर्डर और ई ये दो लफ्ज़ ही अहम हैं इसमें। तो इनको हम ओ ई इस तरह याद रख सकते हैं कि दो शर्तें जो हैं वो हमें मालूम होंगी। तो दो शर्तें पूरी होंगी कंडीशंस, तो फिर वो जो है दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो बुक पे हम आ जाते हैं। बुक की तरफ जब हम देखते हैं तो आपके पास इधर है पहला है 3। तो ये मैं देख रहा हूँ, इसको लिख लेते हैं कि ए जो है ए आपके पास है सिर्फ 3, एक ही एंट्री है इसके अंदर। और एक आपके पास है सी, ये उसके इक्वल है। मैं इक्वल वाला लिख रहा हूँ ताकि मैं बात समझा सकूँ। 5 - 2 अभी तक देखिए इधर 2 हैं, लेकिन ये 2 नहीं है, असल में ये एक है क्योंकि दरमियान में इसके माइनस का साइन पड़ा हुआ है। तो माइनस का साइन जो है वो कोई हैसियत नहीं रखता। उसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 2 3 होता है। तो ऊपर वाली दोनों कंडीशनें जो हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं, यानी ऑर्डर भी सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 1 by 1, इसका भी ऑर्डर 1 by 1, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो हम कहेंगे A इज़ इक्वल टू C, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह अब हम ऊपर आ जाते हैं उसके 3 और 5। अब मैं देखता हूँ 3 और 5 और कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये 5 3 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है, ये B और I। इसमें पहला 3 है, उधर भी 3 है, इधर 5 है, और 3 + 2 भी 5 ही होता है। तो B और I आपस में इक्वल हैं, B और I आपस में इक्वल है, ये हम लिख देते हैं। इसके बाद और कौन कौन से इक्वल हैं, और है 5, ये तो हो गया था। उसके साथ 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 कहीं भी नहीं है, इसलिए हम इस पे चलते हैं। 4 0, ये देखें 2 + 2 4, 2 - 2 0, 4 + 2 6 एंड 2 + 0 इज़ 2। तो ये E और J आपस में इक्वल हैं, E इज़ इक्वल्स टू J। अभी तक मैंने ये कर दिया है, ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया है। ठीक है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, और ये भी हो गया। वो इस पे आ जाए 2 और 6, 3 में से 1 निकाल दें, 3 × 3 6 होते हैं। ऑर्डर भी सेम और एंट्रीज भी सेम। तो मैं लिख दूंगा F किसके बराबर हो गया, G के। इसी तरह अब 4 0 6 2, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा E = J, J = H, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो ये सवाल इस तरह होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, उसको भी सोल्व करके तो हम अपनी लेक्चर को एंड करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C and D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो कि ये इसमें ये A पड़ा हुआ है, ये C है, ये B है, ये D है, ये हमने मालूम करने हैं। तो सबसे बड़ी ट्रिक जो इसमें याद रखनी है, दरमियान में साइन कौन सा है, बराबर का। इसकी मैं अभी बताता हूँ आपको क्या चीज़ है ये। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 3। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B and C। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। A + C C - 1 A + 2B 4D - 6, ये बराबर है, उसने रखा हुआ 0 - 7 3 और 2D इसके इक्वल है। ठीक है, तो इस बराबर का मतलब क्या है,
तो साइड पे हम ट्रिक वाली साइड पे आ जाते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक बेटा हमारे पास ये है कि अगर मैं कहता हूँ 3 4 5 6 ये बराबर है ABCD के, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है ये 3 जो है वो A के बराबर है, 4 जो है वो दूसरे के बराबर है B के, 5 C के, और ये चौथा जो है वो D के। अगर ये बराबर है, अगर इधर बराबर का साइन ना हो तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो इज इक्वल टू का साइन शो कर रहा है कि इसकी हर एंट्री उधर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल है। तो इधर से मैं 4 इक्वेशन सीधी सीधी मैं लिख सकता हूँ। A प्लस C पहली चीज़ जो है वो पहली के इक्वल होगी 0 के, इसको इक्वेशन 1 कह लें। दूसरी चीज़ A प्लस 2B वो है -7 के इक्वल होगी, इसको इक्वेशन 2 कह दें। इसी तरह जो तीसरी चीज़ है, तीसरी जो चीज़ है C -1 वो बराबर है 3 के, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। और 4D -6 जो है वो 2D के इक्वल है, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। तो सबसे पहले जो सीधी सीधी वैल्यू पड़ी हुई है वो है, ये भी ट्रिक है, जब भी कहीं दो चीज़ें पड़ी हों, दो वेरिएबल पड़े हों तो एक वेरिएबल हमें मालूम होगा तो हम उसको दूसरे को मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें एक पड़ा हुआ है, इसमें भी एक पड़ा है, तो इन दोनों को सबसे पहले सोल्व करें, ये कर लें आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं 3 क्वेश्चन करता हूँ, तो लिख दूँगा फ्रॉम, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, नजर आएगा तो मैं सीधा कर देता हूँ इसको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 C -1 is equal to 3 and C is equals to 3 + 1 और C इसके इक्वल आ गया मेरे पास 4 के। तो जब भी आंसर आ जाए तो ये इसको ज़रा हाईलाइट कर दें, एक वैल्यू मेरे पास आ गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 4D - 6 is equal to 2D। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 4D - 6 is equals to 2D। अब तमाम वेरिएबल एक साइड पर, सादे कांस्टेंट जो है वो एक साइड पे रख लें। तो 4D - 2D इज इक्वल्स टू 6। ये 2D इधर प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो गया, ये 6 इधर माइनस हो रहा तो जाके प्लस हो गया। 4D में से 2D निकल गए तो 2D रह गए, इज इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू 6/2 और D आपके पास जो है वो 3 आ गया है। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आप आ जाएं, अब D को और C को आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें। C में पुट करता हूँ, C 4 आया हुआ मेरे पास, A में मैं 1 में पुट करता हूँ। तो पुट C इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब मैं पुट करता हूँ, इक्वेशन 1 है क्या, A प्लस C इज इक्वल टू 0। तो A प्लस C इज इक्वल टू 0 है, और A प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। A प्लस 4 जब हम ब्रैकेट खोल देंगे और A इज इक्वल टू -4, ये आपके पास आ गया। इसके बाद एक ही मेरे पास रह गया है और वो है B। A भी मालूम हो गया है, B भी मालूम हो गया है, B नहीं मालूम हुआ, C मालूम हुआ और D मालूम हुआ। तो आखिरी जो है, अब A को अगर मैं इधर पुट करता हूँ 2 में, पुट A इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है क्या, इक्वेशन 2 है मेरे पास
ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7 और ए की जगह -4 लगा दिया मैंने, प्लस टू बी इज इक्वल टू -7 और टू बी प्लस -4 इज इक्वल टू -7, ब्रैकेट खोलेंगे पहले, फिर -4 जो है वो उधर चला जाएगा, -7 और +4 हो गया और ये मेरे पास -3 आ गया। तो b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। तो चारों वेरिएबल्स मैं मालूम कर चुका हूँ इस तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में अक्सर आता है। इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो एंड पे आप लिख देंगे जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं वो एंड पे आप बता दें, या अगर आप इधर भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर आइंदा दोबारा हाजिर होंगे नई एक्सरसाइज के साथ।